हेलो इन्वेस्टर एंड स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड इनसाइट मिस ना करो। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। आज हम बात करेंगे एग्जिट फ्रेमवर्क के बारे में, किस तरह से आप किसी भी स्टॉक से एग्जिट ले सकते हो। व्हाट आर दी पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर एग्जिटिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एग्जिट फ्रेमवर्क को लेकर, एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने के पीछे का मेन रीजन है, वन ऑफ माय फ्रेंड रिसेंटली टोल्ड मी कि यार देख यार, मैं किसी भी स्टॉक में सही जगह पर एंट्री तो ले लेता हूँ, लेकिन मेरे एग्जिट फ्रेमवर्क सही नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा बनाया बनाया प्रॉफिट लॉस में तब्दील होता है। अब दोस्तों, अगर आपका एग्जिट फ्रेमवर्क सही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट सही नहीं है ना दोस्तों, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और आपको आपका टाइम भी जाया होगा, आपके एफर्ट्स भी जाया होंगे और आपके बने बनाए रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉस में तब्दील हो गए। एग्जिट फ्रेमवर्क सही होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग को किसी भी स्टॉक से एग्जिट लेने में काफी तकलीफ होती है। अगर आपका प्रॉपर एग्जिट फ्रेमवर्क नहीं है, आपका कोई टारगेट सेट नहीं है, तो आप क्या करोगे, रैंडम बाय या सेल करोगे। अगर कई बार आपने ओवर होल्ड कर लिया, यानी जरूरत से ज्यादा होल्ड किया, होल्डिंग पीरियड को जरूरत से ज्यादा बढ़ाया, तो हो सकता है आपका प्रॉफिट लॉस में भी तब्दील होता हुआ देखने को मिले। ठीक है, अब यहां सिर्फ आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, यहाँ पर और एक फैक्टर है जो काफी सारे निवेशक इग्नोर करते हैं, वो है टाइम फैक्टर। आपका वक्त भी जाया होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने कोई भी स्टॉक बाय करने के लिए एफर्ट्स भी लिए होंगे, चाहे वो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने के लिए हो, बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू को लेकर हो, प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी किया है, इन डिटेल पीयर कंपैरिजन किया है। ये सारी चीजें दोस्तों आपने की है, ये भी सारी चीजें जाया हो जाएगी अगर आपका एग्जिट फ्रेमवर्क सही नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को दोस्तों सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरा वीडियो बनाते हुए मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्विक डिस्क्लेमर, ये चैनल जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कर देना। इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन दी है उसे भी एनालाइज कर देना और उसके बाद ही वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले लेना। दोस्तों, अब कुछ रीजंस को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से काफी सारे निवेशक या काफी सारे स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक को बाय या सेल करते हैं। व्हाट आर दी रीजंस? नंबर वन रीजन, वांट्स एंड नीड। आपको आपकी जरूरतें पूरा करने के लिए काफी सारे निवेशक क्या करते हैं, स्टॉक्स को सेल करते हैं। मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, आपने कर्जा लिया था उसे चुकता करना है, इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंडिचर आ गया, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इस तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी सारे निवेशक हो सकता है अपने स्टॉक होल्डिंग को बेच दे। सेकेंड वन इज ए वांट्स। रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स sold his entire stock holding for buying iPhone 13 Pro Max. This come under wants category. लेकिन दोस्तों, ये दोनों भी अप्रोच स्टॉक्स को बेचने के लिए गलत अप्रोच है। दोस्तों, अगर आप अपने इमरजेंसी एक्सपेंसेस स्टॉक मार्केट से पूरा करोगे तो दैट्स एन एग्जैक्टली रॉन्ग अप्रोच। आपको काफी सारी चीजें ध्यान में रखने के बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करना है। आपको अपने फाइनेंशियल स्ट्रांग करने हैं, आपका जो कैश रिजर्व है वो भी बढ़िया होना चाहिए, आपके हाथ में इनफ कैश हो ताकि आप अपने फाइनेंशियल जरूरतें है, जो भी फाइनेंशियल जरूरत है उसे बिना स्टॉक को बेचे पूरा करो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो स्टॉक मार्केट से कभी वेल्थ नहीं बना पाओगे। आपका एसेट एलोकेशन सही होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जरूरती चीजों के लिए स्टॉक मार्केट पर निर्भर कभी नहीं रहना चाहिए। मैं काफी सारे लोगों को देखता हूँ, अपने मोबाइल की ईएमआई हो या कार की ईएमआई हो, होम लोन हो, वो कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट इनकम से चुकता करें, और इसकी वजह से कई बार मार्केट ने अगर यू टर्न ले लिया और मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला तो लेने के देने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सट्रीम फियर।
और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट। जब मार्केट के सेंटीमेंट खराब होते हैं तो काफी सारे निवेशक बेचकर चले जाते हैं। मार्केट में कई सेंटीमेंट एट सेम टाइम काम कर रहे होते हैं और काफी सारे लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम ग्रिड में बाय करते हैं और एक्सट्रीम फियर में सेल करते हैं। दिस इज एन एग्जैक्ट रॉन्ग अप्रोच। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि हर बार ये रॉन्ग अप्रोच हो। मान लो आपने किसी स्टॉक में 1 लाख का निवेश किया और आपने टारगेट रखा कि यार ओवर द नेक्स्ट 5 और 10 ईयर आई एम होपिंग 30x रिटर्न फ्रॉम माई स्टॉक्स, और फॉर्चुनेटली आपका जो रिटर्न था 30x वो 5 साल में ही पूरा हो चुका। अब छठे साल में आते आते क्या हुआ, एंटायर ग्लोबल सिनारियोस काफी अनसर्टन थे, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी, न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा मंडरा रहा था। तो जो आपने टारगेट पूरा किया था उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। अगर आप सेल भी करते हो, दैट्स नॉट ए रॉन्ग डिसीजन एट ऑल। सो अगेन डिपेंड करता है कि आप किस वजह से बेच रहे हो। थर्ड अप्रोच, ऑब्वियसली आपने जो गोल सेट किया था वो पूरा हो गया। अगर यहाँ पर आप बेचते हो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। फोर्थ वन, बेटर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। मान लो आपने कोई ABC स्टॉक बाय किया और आपकी जो इन्वेस्टिंग थीसिस थी वो गलत साबित हो रहे हैं। जो आपने एक्सपेक्टेशन बनाई थी उस स्टॉक को लेकर, वो स्टॉक की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा है, और कोई XYZ स्टॉक है जो कि आपको बेटर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर अर्निंग विजिबिलिटी है, मैनेजमेंट की कमेंट्री बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस सेगमेंट है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, तो इस वक्त अगर आप स्विच कर लोगे तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स हार्वेस्टिंग। काफी सारे लोग टैक्स को बचाने के लिए, अपने प्रॉफिट गेन को कम दिखाने के लिए टैक्स हार्वेस्टिंग के चक्कर में, हो सकता है कोई स्टॉक आपका बढ़िया परफॉर्म ना कर रहा हो तो यहाँ पर लॉस बुक कर सकते हैं। दिस इज अगेन वन रीजन फॉर एग्जिटिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टॉक्स। लेकिन दोस्तों अगेन दिस इज नॉट ए वैलिड रीजन। अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग करते ही रहे और कुछ चंद पैसे बचाने के लिए, कुछ चंद रुपए का टैक्स बचाने के लिए, आप हो सकता है कि काफी सारे मल्टीबैगर रिटर्न्स मिस कर दो। नाउ दोस्तों हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट्स को स्टडी कर लेना, अपनी निवेश के जर्नी में इंप्लीमेंट कर लेना, ताकि आपको एग्जिट लेने में आसानी हो। एग्जिट फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों हम। दी फर्स्ट की पॉइंट दोस्तों, किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले आपको एक नोटबुक रखनी चाहिए। उस नोटबुक में सारी चीजें लिख लेनी चाहिए, जैसे कि आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो, क्यों बाय कर रहे हो, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्लियर होना चाहिए, आपके जो रिटर्न्स को लेकर टारगेट है वो क्लियर होने चाहिए, आपको बिजनेसेस को लेकर जो टारगेट है वो क्लियर होने चाहिए, और ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी चाहिए ताकि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आसानी हो। आप मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से फ्लक्चुएट ना करो, इधर उधर बहक ना जाओ। दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। सो कोई भी किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले स्टॉक को सही ढंग से स्टडी करना चाहिए, नोटबुक मेंटेन करना चाहिए, उस नोटबुक में लिखना चाहिए कि स्टॉक में आपने क्यों निवेश किया, व्हाट आर द रीजन, आप इस स्टॉक से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। टारगेट आपका क्लियर होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपका टारगेट ही क्लियर नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। आपका व्हाई भी क्लियर होना चाहिए, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो पर्टिकुलर स्टॉक में, पर्टिकुलर बिजनेस में। अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप भटक जाओगे, रास्ते से भटक जाओगे, और कोई भी डिसीजन रैंडम डिसीजन ले लोगे, और इसकी वजह से आपको इन्वेस्टिंग में उस तरह से रिटर्न नहीं मिलेगी जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगेन गोल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड वन। थर्ड फ्रेमवर्क जिससे आप काफी सारे एग्जिट फ्रेमवर्क बना सकते हो वो है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस लाइफ साइकिल। अब दोस्तों कोई भी बिजनेस हो 4 फेजेस से गुजरता है। पहले वो बिजनेस इंट्रोड्यूस होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलती है, फिर एक मैच्योर स्टेज में बिजनेस पहुंच जाता है और उसके बाद डिक्लाइन देखने को मिलता है, और इसी तरह से बिजनेसेस चलते हैं दोस्तों। आपको बिजनेस के लाइफ साइकिल को समझना आना चाहिए। अगर आप बिजनेस के लाइफ साइकिल को समझ गए तो आपका एग्जिट फ्रेमवर्क बनाने में आपको आसानी होगी। आप किस स्टेज में एंट्री कर रहे हो ये भी आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों एग्जिट फ्रेमवर्क बनाने के लिए आपको डेवलप इकोनॉमी को भी स्टडी करना चाहिए, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो। इस तरह के डेवलप्ड इकोनॉमी को आपको स्टडी करना चाहिए। दोस्तों यूजुअली देखा गया है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इकोनॉमी में होती है
वो डेवलपिंग इकोनॉमी में आने के लिए लगभग लगभग 20 साल का डिफरेंस होता है। यानी जो टेक्नोलॉजी यूएसए में है वो इंडिया में आएगी 10 साल बाद, 20 साल बाद, ठीक है। यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के लिए देर लगता है डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। इसीलिए अगर आप यूएसए की इकोनॉमी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज करंट सिचुएशन इन द यूएसए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये टेक्नोलॉजी भी इंडिया में भी आ जाएगी, और उसके जो काउंटर पार्ट्स है, जो काउंटर स्टॉक है, जो यूएसए में काम कर रहे हैं और कौन सा सेक्टर बढ़िया कर रहा है यूएसए में, इसको आपको एनालाइज करना चाहिए, और वही सेक्टर आगे जाकर इंडिया में अच्छा करने की गुंजाइश और पॉसिबिलिटीज है। इसलिए आपको S&P 500 कंपनीज को स्टडी करना चाहिए, नैस्डैक 100 की कंपनीज को स्टडी करना चाहिए, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेजेस को आप स्टडी करना चाहिए। ये सारी चीजें स्टडी करोगे ना दोस्तों तो आपके लिए एंट्री फ्रेमवर्क और एग्जिट फ्रेमवर्क बनाना काफी आसान होगा। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट, चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न भी दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा होता है, तो आपको चार्ट को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। चार्ट को मंथली चार्ट पैटर्न पर स्टडी करना चाहिए या वीकली चार्ट पैटर्न पर स्टडी करना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, चार्ट पैटर्न आपको बता देगा कि बिजनेस फिलहाल किस स्टेज में चल रहा है। नेक्स्ट वन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी सारे लोग स्टॉक प्राइस को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि बिजनेस किस स्टेज में फिलहाल है तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंपॉर्टेंस देना है। किसी कंपनी का मार्केट कैप कितना है, इससे काफी हद तक सारी चीजें डिसाइड होती है कि कंपनी किस स्टेजेस में है। आपको करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहना चाहिए दोस्तों। आपको डेली ट्रैक तो नहीं करना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लेकिन वंस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए मंथ आपको जो चीजें हो रही है, नए नए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। व्हाट आर द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एमर्जिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसको आपको स्टडी करना चाहिए, और इसका इम्पैक्ट आपके जो स्टॉक पोर्टफोलियो में उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसे भी आपको स्टडी करना चाहिए। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो दीज आर द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग हो, इंटेलिजेंट मॉनिटर हो, बायोसेंसर्स हो, एआई हो, डिजिटल रिकॉर्ड हो, दीज आर ऑल द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है, यूएसए में ये पहली टेक्नोलॉजी पहले आती है, इंडिया में आते वक्त थोड़ा सा देर लगता है, फिर इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एडवांसेस करना शुरू होते हैं। और इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की वजह से काफी सारे बिजनेसेस ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जैसे कि कोडैक का बिजनेस हो, नोकिया हो, काफी सारी मैं एग्जांपल दे दूंगा दोस्तों, जेरोक्स का बिजनेस हो, ये सारी चीजें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की वजह से ऑब्सोलीट हो चुकी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को स्टडी नहीं कर पाते और आपको कौन सी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी फिलहाल मार्केट में आ रही है इसके बारे में पता नहीं है, तो हो सकता है कि किसी भी स्टॉक को आप ओवर होल्ड कर जाओ और आपके बनाए रिटर्न लॉस में तब्दील हो जाए। सो ये भी दोस्तों डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पर अभी आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वन, एक रिसर्च रिपोर्ट हम स्टडी करेंगे, रिसर्च और स्टडी के बारे में बात करेंगे। एक रिसेंटली एक स्टडी हुई है जहां पर एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ बिजनेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसके बारे में बात की गई है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ बिजनेसेस गोइंग डाउन, इसके बारे में डिस्कस किया है इस रिपोर्ट में। 1960 में अगर देखोगे तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ S&P 500 कंपनीज था 70 इयर्स, लेकिन दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एवरेज लाइफ स्पैन घटकर अभी फिलहाल 20 इयर्स के आसपास रहा है। अभी ये इंडिया में एवरेज है, 20 साल इंडिया में एवरेज है, ग्लोबली मच लेस देन 20 ईयर। यानी क्या दोस्तों, कोई भी कंपनी आती है, बिजनेस इंट्रोड्यूस होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस मैच्योरिटी फेज में आता है, फिर डिक्लाइन शुरू होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक चीज नोटिस करना, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की वजह से, राइजिंग कंपटीशन की वजह से, ठीक है, आईपीओ की वजह से, इन तमाम चीजों की वजह से काफी सारे बिजनेसेस इतना ज्यादा नहीं टिकेंगे जितना पहले टिका करते थे। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एनी बिजनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है और धीरे धीरे आगे जाकर ये कमी होगा। इस बात को समझना होगा दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट से, बाजार से पैसा रेज करना काफी सारे प्रमोटर के लिए आसान बन चुका है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर देखोगे जिस तरह से आईपीओ आ रहे हैं, यानी प्रमोटर के लिए पैसा जुटा पाना आईपीओ से काफी आसान है।
तो इसकी वजह से होता क्या है, कंपटीशन बढ़ता है, नए नए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आती है। कई बार इस पैसे जुटाने की जो प्रोसेस है वो काफी आसान होती है, उसकी वजह से कंपनीज अननेसेसरी कैपेक्स करती है, सो कंपटीशन बढ़ता है ऑब्वियसली। और इसी वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाती कंपनीज, सेल्स को मेंटेन नहीं कर पाती, प्रॉफिट्स को मेंटेन नहीं कर पाती। अगर किसी सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर है ना दोस्तों, इसका सीधा साफ इम्पैक्ट इन काफी सारे प्लेयरों पर आता है। दैट्स व्हाई द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एनी बिजनेसेस थ्रू आउट वर्ल्ड इज इन ए डिक्लाइनिंग स्टेज। गूगल पर सर्च कर लेना एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे, उस आर्टिकल को स्टडी कर लेना, पढ़ लेना, तो आपको एग्जिट फ्रेमवर्क अपने एक एग्जिट फ्रेमवर्क को बनाने में आपको आसानी होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, सी यू सून।